अरे अजीत, मैं जो कह रहा हूँ इसमें सबकी भलाई शामिल रहेगी। और वैसे भी यह मेट्रो सिटी है। यहाँ का रहन सहन, खर्चा वगैरह तुम नहीं संभाल पाओगे। मेरी बात मानो तो यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया, आप अब अपने को कुछ ज़्यादा ही समझने लगे हैं। ठीक है, आपको हम लोग पसंद नहीं है तो ठीक है। हमें भी कोई शौक़ नहीं है बिना बुलाए मेहमान बनने का। मैं तो रिश्तों में अंधा बन बैठा था। आपने सही राह दिखा दिया, धन्यवाद। अरे अजीत, तुम्हें तो बड़ी जल्दी मिर्ची लग जाती है। और वैसे भी तुम्हारे और हमारी कमाई में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो समझो मेरी बात। कैसे समझो आपकी बात? अब मेरी बेटी की ज़िंदगी का सवाल है भैया। उसका यहाँ एडमिशन हो चुका है। ठीक है भैया, आप मना करते हो तो आपकी बेटी चित्रा के पास नहीं रहेगी नंदनी। बस बाकी आप ज्ञान ना दें। अरे भाई, तुम बुरा क्यों मान जाते हो? यहाँ के खर्चों की बात नहीं है, बस देखा देखी में पड़ने की आदत से उल्टा नुकसान होता है। खासकर नंदनी जैसी घरेलू लड़की मुंबई जैसे स्मार्ट शहर में गुजारा कैसे करेगी? तुम लोग सच में खुद को देखते नहीं, दुनिया के पीछे दौड़े रहते हो। अजीत का दिमाग बहुत गर्म हो गया, लेकिन अपने बड़े भाई से उन्हें कभी मुंह लगने की आदत नहीं रही थी। अजीत गुस्सा दिखाने के लिए बस फ़ोन बिना कुछ कहे काटना चाह रहे थे कि उसे भाभी का जरा कर्कश सी आवाज़ सुनाई पड़ी। अजीत का परिवार भी बड़े अजीब टाइप के लोग हैं। जो करो खुद के बूते करो ना। कोई स्ट्रगल करके अपने पैर पर खड़ा हुआ है तो उसके कंधे पर बंदूक रख कर लगे दागने। अजीत फ़ोन रखते हुए रुक गए। सुभाष जब तक फ़ोन बंद करते, यामिनी भाभी की बात अजीत के कानों में पहुंच चुकी थी। अजीत की पत्नी रेखा और उनकी दो बेटियां नंदनी और श्वेता डिनर टेबल पर डिनर के लिए अजीत का इंतज़ार कर रहे थे। मितभाषी रेखा प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। महीने की 10,000 की तनख्वाह, फिर भी उसके इस उबड़ खाबड़ गड्ढे वाली गृहस्थी के लिए किसी तरह मुर्रम का काम कर देती थी। पति अजित एक छोटी सी कंपनी में मैनेजर थे। मुश्किल से 40,000 की नौकरी थी। रेखा को सुभाष जेठ के जवाब का अंदाजा हो गया था, फिर भी उसने हौले से पूछा, भैया ने मना कर दिया ना? और क्या करते? जब अपने बेटे को न्यूयॉर्क के फ़्लाइट के लिए यहाँ से दिल्ली भेजने की बात थी, तब तो मैं ही नज़र आया था। विजय तो बड़ा सरकारी वकील है, वह क्यों जाता उसके पीछे सूटकेस खींचते। छोटे बड़े किसी भी काम के लिए सभी भाई मेरा इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि मैं प्राइवेट कंपनी में कम वेतन की नौकरी करता हूँ। मुझसे बोलने में उन्हें अच्छे बुरे का भान नहीं रहता। छोटे भाई विजय का बेटा रुड़की आईआईटी में पढ़ने गया तो बड़े भैया बड़े जोश में थे। लेकिन मेरी बेटी गरीब की बेटी है, तो उसके लिए मुंबई ठीक नहीं। उसे घर पर रह कर ही किसी तरह पढ़ लेना चाहिए। रेखा भले ही स्कूल टीचर हो, लेकिन है वह शांत स्वभाव की। रेखा ने माहौल को शांत करना चाहा। जाने दो ना, कौन सा हमें बड़े भैया के परिवार के साथ रहना है। नंदनी और श्वेता को किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों कितनी भी शांत हो, लेकिन स्मार्ट हैं। नंदनी ने सबको चुप कराया। अरे आप लोग तब से परेशान हैं। सब तो अकेले ही बाहर जाकर करियर बना रहे हैं। ग्वालियर कोई गांव नहीं है, और मैं भी कोई भोंदू नहीं हूँ। दीदी घर में भले ही भोंदू दिखती हैं, लेकिन बाहर बहुत स्मार्ट है पापा। इनके पापा ने इन सब बातों के बीच कुछ सोच लिया था। कहा, अलग से कमरा लेकर रहना महंगा पड़ेगा। नंदनी, तुम आज से ही नेट पर मुंबई में तुम्हारे कॉलेज के आसपास पीजी ढूंढना शुरू करो। मैं भी अपने कुछ दोस्तों को कहता हूँ। नंदनी ने हामी भरी और चारों कुछ संतुष्ट हुए कि उनके लिए कुछ रास्ता तो निकल ही जाएगा। अजीत मंझले भाई हैं इस परिवार के। बड़े सुभाष और छोटे विजय भी इसी घर में रहते थे। यह घर दरअसल इनके माता पिता का है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह घर वैसे भी तीनों भाइयों के रहने के लिए पर्याप्त था। ऊपर नीचे 4-4 बड़े बेडरूम के अलावा दोनों तले में एक स्टोर रूम, बैठक, अलग रसोई और नीचे वाले हिस्से में एक सीमेंट का चौरस आंगन, ऊपर बालकनी और सबसे ऊपर बड़ी सी छत। तीनों भाई यहीं पैदा हुए, पले बढ़े और नौकरी शादी में यहीं रहकर सेटल हुए। माता पिता की मौत के बाद बड़े भाई सुभाष का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर जैसे ही प्रमोशन हुआ,
वे कंपनी के दिए बंगले में शिफ्ट होकर इसी शहर में रहने लगे। छोटे भाई विजय का ब्याह हुआ था अरबपति की इकलौती बेटी रीना के साथ। उसे एक भाई भी हुआ था, लेकिन किसी बीमारी की वजह से वह भाई बचपन में ही चल बसा था। रीना को उसके पापा ने अच्छा पढ़ाया लिखाया और उससे भी ज़्यादा अपने व्यवसाय को संभालने लायक तैयार किया। इसी दौरान विजय रीना के पापा की कंपनी में लीगल एडवाइज़र की नौकरी करता था। मेल जोल और बिजनेस के सिलसिले में उन दोनों में प्रेम हुआ और दोनों की शादी हो गई। इधर कायदे से विजय अपनी पत्नी रीना को अपने घर ला चुका था। जब अजीत छोटे भाई से 3 साल बड़ा होते हुए भी अभी तक नौकरी ढूंढ रहा था, तो शादी अभी तक तो दूर की बात थी। अजीत दोनों भाइयों के पैसे, शादी और रुतबे के अनकहे सिद्धांत के आगे खुद को हमेशा ही लाचार पाता रहा था। अब दोनों भाइयों की बीवी या उनके बच्चों के रहते भाइयों से अपनी ज़रूरत भी नहीं कह पाता, जो कभी पहले कह भी लिया करता। अजीत नौकरी की तलाश में जी जान से जुट गया था, और तब जब उसे इस कंपनी में 25,000 की नौकरी मिली तो वह दौड़कर उसे अपनी मुट्ठी में भींच लिया। अब वह नौकरी करता था, खुद कमाता था, कुछ हद तक भाइयों के सामने तसल्ली मिली, लेकिन तसल्ली उसका वहम ठहरा। बड़े भाई तो बड़े भाई, छोटे भाई की तुलना में भी आर्थिक दृष्टि से कमतर होने की वजह से हमेशा विजय और उसकी पत्नी रीना से तलखी झेलनी ही पड़ती। यहाँ तक कि अजीत के रिश्ते में जेठ होने के बाद भी रीना से कभी नरमी और इज्जत नहीं मिली उसे। तब अजीत को लगा कि भाइयों के परिवार के सामने उसकी औकात अदना सी है। वह अगर एक शांत और समझदार बीवी ले आए तो उसका भी अपना परिवार हो सके। अजीत के लिए अब ये दिक्कत की बात थी कि भाइयों को बिना बताए वह खुद के लिए लड़की ढूंढने निकले। उसे सुभाष को बताना पड़ा, और जैसे ही दोनों भाइयों को उसने बताया, उसके लिए ऐसी लड़की ढूंढी जाने लगी जो दोनों भाइयों की बीवी से कमतर हो। और तब अजीत को रेखा के बारे में पता चला। रेखा जब शादी होकर आई तब रीना का बेटा निखिल 3 साल का था। रेखा छोटी देवरानी की यथासंभव सेवा करती, बच्चे को संभालती और बदले में झिड़की अपमान ही मिलता रहा। रीना ने रेखा का सुख चैन छीन रखा था। तब भी विजय इस घर को छोड़कर जाने की रीना की बात पर तवज्जो नहीं देता। उसे लगा इतना बड़ा घर उनके चले जाने से अजीत अकेला कहीं इस घर पर कब्जा करके दोनों भाइयों का हक ना मार ले। गरीब को बेईमान समझने की पुरानी मानसिकता होती ही है कईयों में। अजीत की शादी के बाद इस तरह गुजरे साल। निखिल अब इंजीनियरिंग के 3रे वर्ष में था। इस घर में इतने साल कैसे बीते रेखा ही जानती है। फिर एक बार रीना ने ऐसा हंगामा मचाया कि अजीत ने पूरी तैयारी कर ली कि अब किराए के मकान में जाना उचित रहेगा। लेकिन इस घर में अब और नहीं। निखिल को यह बात पता चली तो उसने उस वक्त दिल्ली में पढ़ रहे सुभाष के बेटे रोहित भैया से बात की। फिर दोनों ने मिलकर सुभाष से कहा कि निखिल के नाना की इतनी बड़ी हवेली में विजय और रीना को शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि नाना की अभी अभी मौत के बाद नानी को सहारा तो मिलेगा ही। वहाँ रहकर नाना के बिजनेस की व्यवस्था भी आसानी से हो सकेगी। साथ ही अजीत काकू के परिवार पर अतिरिक्त खर्च नहीं बनेंगे। उनकी बेटियां भी अपने घर में सुरक्षित रहेंगी। काकू पर यह शक करना नाइंसाफ़ी होगी कि वे घर हड़प लेंगे, जैसे उसने माँ को कहते सुना है। आखिर निखिल के समझाने और रोहित के जोर देने पर सुभाष की सम्मति से विजय ससुराल के बंगले पर जाने को राजी हुए। लेकिन ससुर की 3 कार और उनके ड्राइवर जब हाथ बांधे हमेशा खड़े मिलते तो विजय को यहाँ आना ज़्यादा सुहाया। विजय सिर्फ काम में अति व्यस्त रहने की वजह से अजीत के परिवार से दूर रहता, ऐसा तो कम ही था। दरअसल वह बड़े भैया सुभाष के रुतबे, ऊंचे ओहदे और ज़्यादा वेतन की नौकरी करती यामिनी भाभी के संपर्क में रहना ही पसंद करता था। समाज में नाक की बात है। भारतीय समाज तो जैसे गरीबों और तथा कथित निम्न जातियों को मनुष्य समझकर अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता। इधर निखिल ने अजीत काकू को समझाया कि वे ऊपर के पूरे हिस्से में रहें और नीचे का हिस्सा किराए पर उठा दें।
वह अपने पापा और बड़े पापा को रोहित भैया से कहला देगा। अजीत का परिवार ऊपर के पूरे हिस्से में रहा तो सही, लेकिन नीचे को उन्होंने रहने लायक व्यवस्थित कर खाली छोड़ रखा कि कभी भाई आए तो उन्हें रहने की सुविधा रहे। एक दिन नंदनी का गिटार में 5 साल का कोर्स पूरा हो गया और वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो गई। कहीं रियाज छूट ना जाए, नंदनी ने छोटे बच्चों की क्लास लेने की ठानी। कुछ ही दिनों में नीचे के एक कमरे में छोटे बच्चों का गिटार क्लास शुरू हो गया। इन 10 बच्चों की क्लास में 13 साल का एक बच्चा ऐसा था जो अपने चचेरे बड़े भाई के साथ रोज उसकी बाइक में गिटार सीखने आता। इस बड़े भाई का नाम पीयूष था। वह एमएससी फाइनल ईयर का छात्र था। पीयूष अपने भाई सुंदर को रोज नंदनी की क्लास में छोड़ता और 1.5 घंटे बाद लेने आता। जैसा कि बच्चों की माँओं या उनके साथ आने वालों से थोड़ी बहुत बातचीत नंदनी की थी ही, पीयूष के साथ भी नंदनी की बात होती। सीधा साधा पीयूष बहुत ही स्मार्ट व खूबसूरत था। उसकी आंखों में कशिश थी और होठों पर बला की चुप्पी। वह आंखों से बात करने में माहिर था और नंदनी जैसी शांत लड़की उसके प्रति अनचाहे ही आकर्षित होती जा रही थी। सुंदर 13 साल का था और नंदनी और पीयूष की मीठी सी असहज बातचीत का मर्म समझने लगा था। एक दिन वापसी में उसने ही पीयूष से कहा, भैया नंदनी दीदी बहुत मीठी है और आपसे उनका स्वभाव कितना कितना मिलता है, आप उनसे दोस्ती क्यों नहीं करते? दोस्ती तो है। पीयूष ने सुंदर को ऐसी बातों से अलग करना चाहा। इस तरह दोस्ती खत्म भी हो जाएगी। आप उन्हें कहीं घूमने और खाने पीने के लिए बुला लो, तभी दोस्ती पक्की होगी। सुंदर बड़े भाई की तरह सलाह दे रहा था। बाइक में पीछे बैठे सुंदर को पीयूष ने बाएं हाथ से घुमाकर एक चपत लगाते हुए कहा, बंदर तू तो बड़ा आगे भाग रहा है। उसे झिड़क तो दिया, लेकिन पीयूष को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। नंदनी से दोस्ती बढ़ाना चाहता है वह, लेकिन झिझक चीज ही ऐसी है कि हिम्मत नहीं पड़ती। हाँ, मगर चाहत क्या ना करवाए। उसने धीरे धीरे नंदनी से व्हाट्सएप में बातचीत शुरू की। नंदनी को अब हर पल उसके संदेश का इंतज़ार रहने लगा। कुछ और आगे बढ़े तो वे कभी कॉफ़ी शॉप या फिर आइसक्रीम पार्लर में मिल जाते। एक दिन किसी आइसक्रीम पार्लर की शीशी वाली दीवार के पार से पीयूष और नंदनी की एक झलक सी विजय की पत्नी रीना ने देखी, जो अपनी कार से कहीं जा रही थी। उसने बिना सोचे समझे सुभाष भैया से नंदनी की शिकायत कर दी। न असली हाल जानने की कोशिश की, न रेखा या अजीत को बताया। सुभाष भैया अपने स्वभाव के अनुरूप छोटे भाई अजीत पर चढ़ बैठे। अजीत तो इस धक्के से ठगे से रह गए। बेटी नंदनी के बारे में वे क्या सुन रहे थे? पीयूष और नंदनी इन 3-4 महीनों में बहुत कम सा ही खुले थे। मसलन उनकी पढ़ाई, करियर, शौक, परिवार, सपने आदि के बारे में एक दूसरे को शालीनता से बताने की कोशिश करते और आधे घंटे में जैसे तैसे वे अपने घर लौट जाते। अजीत ने जब परिवार को एक जगह बुलाकर नंदनी से पूछताछ की तो घर के सारे सदस्य सदमे में थे। बड़े भैया सुभाष ने कहा था कि अजीत की गरीबी ने उसकी बेटी को बाजार का रास्ता दिखा दिया। गिटार बजाकर पैसे भी आ रहे हैं और लड़के भी। हमारी पुश्तैनी घर को चौपट कर रहा है अजीत। इतना कहकर वे अपने कमरे में चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। रेखा घबराकर अजीत के पीछे गई, लेकिन तब तक उसके सामने ही दरवाज़ा बंद हो चुका था। अपनी माँ रेखा का पीला पड़ा चेहरा देखकर नंदनी ने तुरंत निर्णय लिया और सारा मोह माया त्याग कर पापा के दरवाजे के पास जाकर बड़े जोर से चिल्लाकर कहा, पापा दुनिया एक तरफ और मेरे पापा मेरे लिए एक तरफ। आज से गिटार क्लास बंद। और मैंने एक लड़की के साथ बाहर आइसक्रीम खाई ज़रूर थी, लेकिन वह एक सामान्य सी मुलाकात थी। अब नहीं मिलूंगी। लड़का अपने भाई को छोड़ने क्लास आता था। पढ़ने में बहुत होशियार था, इसीलिए जान पहचान हुई थी। और कोई बात नहीं है पापा। आप तो जानते हैं हमारे बड़े पापा को। क्या आप उनकी बातों में आकर मुझ पर भरोसा नहीं रखेंगे? रेखा ने साहस करके बाहर से दरवाज़ा पीटना शुरू किया। बाहर से श्वेता भी पापा पापा कहकर हल्ला करने लगी तो अजीत ने चुपचाप दरवाज़ा खोल दिया और उनसे कहा कि उसे वे लोग अभी अकेला छोड़ दें। गिटार क्लास बंद करने में अभी 4-6 महीने बाकी ही थे, लेकिन नंदनी की पढ़ाई बताकर क्लास को बंद कर दिया गया।
नंदनी ने पीयूष को छोटा सा संदेश लिखा। छोटी सी एक मुलाकात ने घर में कोहराम कर दिया। मेरी खुशी ऐसी भी क्या मायने रखती है कि मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा जाए। हमारा आगे मिलना अब संभव नहीं है। जिंदगी आपकी खुशियों से भरी हो, इसी तमन्ना के साथ जिंदगी भर यादों में आपको सुरक्षित रखूंगी। पीयूष ने संदेश देखकर कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। नंदनी को अफसोस हुआ कि एक पत्थर पर सिर फोड़ने के लिए वह जमाने में मुफ्त बदनाम हुई। नंदनी जहाँ तक संभव था अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा रही थी, लेकिन उसके भटके ध्यान और जिंदगी की प्रति अरुचि पर श्वेता की बराबर नज़र थी। एक दिन उसने दीदी के फ़ोन से टटोल कर पीयूष का नंबर अपने फ़ोन में लिया और अपना परिचय देते हुए पीयूष को नंदनी का सारा दिल का हाल कह सुनाया। पीयूष ने मिनटों में जवाब दिया, अपनी दीदी को कह देना। पीयूष के दिल में अगर कोई एक बार आ कर बसा है तो ज़िंदगी भर वो शख्स वही रहेगा। तुम्हारी दीदी को यह भी कहना कि सही समय आने तक अपना करियर बना ले, मैं वक्त आने पर उससे फिर से संपर्क करूँगा। नंदनी की मुंबई के एक नामी फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज में अब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी। अब सारी समस्या नंदनी के मुंबई शहर में अकेले रहने पर टिक गई थी। खैर, कुछ मशक्क़त के बाद नंदनी को अपने कॉलेज के पास ही के एक पीजी मिल गया और वह वहाँ रहने चली गई। पीजी में कई सारी व्यक्तिगत परेशानियाँ तो थी ही, लेकिन नंदनी जैसी सीधी साधी जिंदगी में आगे बढ़ने की चाह रखने वाली लड़की इन परेशानियों को भाव नहीं देती। सुभाष ने बेटी चित्रा को एक दिन फ़ोन कर बताते हुए खुद की पीठ ठोकी। नंदनी को अजीत तुम्हारे फ्लैट में डालना चाह रहा था। भाई, काम काजी जवान लड़की है, उसका अपना शेड्यूल है, उसे क्यों डिस्टर्ब करना। प्राइवेट लाइफ में दूसरों की ताका झाकी, मैंने उन्हें सख्ती से खारिज कर दिया बेटा। चित्रा ने अपने पापा को कुछ कहा नहीं और उसी रात नंदनी को फ़ोन किया। नंदनी, पीजी में मेरे पापा के कहने से धकेला गया ना तुम्हें? कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। ठीक है, तुम पीजी में रह लेना। सैटरडे को मैं तुम्हें अपने फ्लैट में शिफ्ट करवा लूँगी, यानी 3 दिन बाद। संडे मेरा ऑफ रहेगा, हम साथ में एंजॉय करेंगे। बिना किसी हंगामे के नंदनी चित्रा के इस 2 कमरे वाले किराए के फ्लैट में आ गई थी। यह फ्लैट नंदनी के कॉलेज के पास ही था और तीसरे माले पर लगभग सभी सुविधा से पूर्ण था। इस परिवार की नई जनरेशन की एक खासियत थी कि कोई भी एक कुछ निर्णय लेता तो अन्य भाई बहनों को भी आपस की बातचीत में बताया जाता और सभी भाई बहन सही निर्णय का बिना भेद के समर्थन करते। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इधर नंदनी भी घर में बिना बताए रह ना सकी और इससे एक चीज़ यह अच्छी नहीं हुई कि अजीत को जब तब यह बात पता चली तो वह पसोपेश में पड़ गए। चित्रा का नंदनी के प्रति प्रेम देख जहां अजीत गदगद हो गए, वहीं बड़े भाई के ना चाहते हुए कि उनकी बेटी भाई की बेटी के पास रहे, यह भी अजीत के लिए तनाव बढ़ाने वाली बात हो गई। अजीत ने सुभाष से खुलकर कह दिया कि आप अपनी बेटी से बात कर लो, मेरी इच्छा नहीं है कि आपकी बेटी आपकी बातों को नज़रअंदाज कर मेरी बेटी को अपने पास रखे। अब इसके बाद ग्वालियर में सुभाष के घर जो भी खिचड़ी तैयार हुई उसका सार यह निकला कि यामिनी ने बेटी चित्रा को फ़ोन पर काफ़ी सुनाया। खुद कमाने लगी हो तो माँ बाप तुम्हारे सामने कुछ है ही नहीं। जब तुम्हारे पापा ने चाचा को मना कर दिया था तो कैसे उठा लाई तुम उसे? जो भी किया सही किया। उसने 2 टुक कहकर फ़ोन रख दिया। सुभाष, विजय, यामिनी और रीना के ना चाहते हुए भी उनके बच्चों का प्रभाव उनकी ज़िंदगी में बढ़ता ही जा रहा था। चित्रा 25 साल की हो गई थी, वह शादी लायक थी और उसने घर में अभी तक किसी अदद बॉयफ्रेंड के बारे में जिक्र नहीं किया था। सुभाष उसकी शादी के बारे में सोचा ही करते कि ऐन वक्त उनके ऑफिस में उनके अधीनस्थ कर्मचारी विलास कुमार का बेटा स्कॉलरशिप होल्डर नेट की परीक्षा पास कर प्रोफेसर में चयनित हो गया। विलास कुमार के रिटायरमेंट को साल भर बाकी है। एक बेटी अभी कॉलेज में पढ़ाई में है। ऐसे में बड़े बेटे का करियर तय हो जाना उनके लिए बड़ी राहत की बात थी। विलास इस खुशी को सबके साथ साझा करने आज ऑफिस कलीग के बीच मिठाई बांट रहे थे। बड़े साहब सुभाष के केबिन में वे अलग मिठाई का पूरा डब्बा लेकर आए थे। विलास अपने मोबाइल में सुरक्षित अपने बेटे की 2-3 पहले ली गई तस्वीर भी सभी को दिखा रहे थे। सुभाष ऐसे बॉस थे जिन्हें अपने कर्मचारियों की स्पेशल उपलब्धि खुद की तौहीन सी लगती थी।
मिठाई का डब्बा तो रखवा लिया, लेकिन बधाई कुछ इस तरह दी, चलो कुछ तो तीर मारा तुमने, बढ़िया है। किसी अच्छे कॉलेज में नौकरी के लिए पैरवी चाहिए तो कहना मुझे। विलास बहुत सीधे व सरल इंसान थे। बेटे की खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। सोचा बेटे की तस्वीर दिखाए तो सुभाष सर को समझ आएगा कि विलास को देखकर उनके बेटे के बारे में कमतर राय बनाना सही नहीं है। और विलास की यह सोच इतनी खरी होगी, विलास ने सोचा भी नहीं था। सुभाष जैसे ऊंचे ओहदे के अफसरशाही लोग दामाद कुछ ऐसा ही पसंद करते हैं, जिसकी पर्सनालिटी ऊंची सोसाइटी में परोसने लायक हो, करियर बढ़िया हो और हो बड़ों का आज्ञाकारी। यह तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसा सुभाष सोचते। सुभाष ने तारीफ तो नहीं की। तस्वीर देखने के बाद विलास को उसे सुभाष के मोबाइल में भेजने को कहा। घर पहुंचकर सुभाष ने पत्नी यामिनी से बात की। 4 साल में मैं रिटायर हो जाऊंगा और अगर सुविधा बन पड़ी तो बीच में ही रिटायरमेंट ले सकता हूं। अभी बेटी की शादी की जुगत करूं तो जो धूम होगी, जो प्यादे लाव लश्कर का हुजूम पीछे आएगा, वह रिटायरमेंट के बाद कहाँ। तब तो 10 बुलाओ तो एक मुश्किल से झांकने आए। फिर यह लड़का पूरी तरह जम गया है मुझे। जैसा दामाद चाहिए था मुझे, यह वैसा ही है। अपनी चित्रा के साथ इसकी अच्छी जोड़ी रहेगी। फिर हमारी बेटी की यह फितरत नहीं कि ससुरालियों के आगे दुम हिलाए। लड़के का बाप हमारे अधीन काम करता है। रिटायरमेंट के लिए उसके सारे कागजात पर मेरे ही हस्ताक्षर चाहिए। अड़ंगा लगा दूँ तो रोता फिरे, इसीलिए जो मैं कहूँगा वही होगा। फिर इसकी बेटी और पत्नी भी बिल्कुल सीधी है, मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरी बेटी के इशारों पर वे आराम से चलेंगी। यामिनी को सुभाष की सारी बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। उसने उत्साहित होकर कहा, ये तो वाकई अच्छा है। हम लड़के को मुंबई में किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी में भेज सकते हैं। चित्रा को लड़के की तस्वीर भेजता हूँ, वो जब खाली रहेगी उससे बात कर लेना। और सुनो, बात ऐसे करना कि वो आराम से राजी हो जाए। पिछली बार नंदनी केस की तरह उससे कुछ भी बोलकर मत बैठ जाना। चित्रा आज रात को पार्टी के मूड में थी। अपने करीबी 5 कलीग को उसने बुलाया था, जिनमें 2 लड़की और 3 लड़के थे। 2 कमरे, छोटा एक हॉल जिसमें ड्राइंग रूम और डाइनिंग करीने से सजा था, एक ओपन किचन और किचन के पीछे वॉशिंग प्लेस। सब कुछ नंदिनी ही संवार कर रखती। भले ही वह चित्रा की मना करने के बावजूद इस फ्लैट के 20,000 रुपए में से 8,000 रुपये जबरदस्ती चित्रा के कमरे की अलमारी पर रख ही देते। नंदनी यहाँ पीजी से बेहतर थी और 20 साल की नंदनी से चित्रा 5 साल बड़े होते हुए भी अपनी सारी बातें दोस्त सी नंदनी से साझा करती। पार्टी की पूरी तैयारी नंदनी ने कर ली थी और चित्रा ने सबकी पसंद से खाना मंगवा लिया था। चित्रा के कुछ दोस्त गाने पर थिरक रहे थे और अचानक चित्रा ने कहा, दोस्तों अच्छा बताओ, अगर मैं अपनी शादी की बात सोचने का मन बनाऊं तो कैसा रहे। खूब, कौन है वह बदनसीब, एक फोटोग्राफर लड़के ने कहा। एक सहेली ने तपाक से कहा, ये आज से नहीं, कई जमाने से है कि एक लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगते हैं। ठहाके के बीच चित्रा ने अपने मोबाइल में एक तस्वीर निकाली और दोस्तों की ओर बढ़ाया। तस्वीर देखने के लिए जैसे सब मोबाइल में घुसे चले जा रहे थे। नंदनी रुक गई। वो तो घर की है, देख लेगी आराम से, लेकिन उत्सुकता उसकी भी छलकी जा रही थी। नंदनी ने खुद को रोका, लेकिन उत्सुकता इतनी थी कि चित्रा के दोस्तों के बीच उसने अपना चेहरा घुसाकर मोबाइल में झांका। इधर ग्वालियर में सुभाष ने आज छुट्टी का दिन देखकर विलास को अपने घर बुला लिया था। सुभाष जैसे दबंग मुंहफट अधिकारी के आगे विलास की तरह शांत, कम बोलने वाले नरम स्वभाव के व्यक्ति की चलेगी क्या। विलास को उनके घर जाना पड़ा। सुभाष के घर से वापस आकर विलास ने अपने बेटे पीयूष, उसकी बहन और अपनी पत्नी को बैठक में बुलाया और कहा, सुभाष ने पीयूष के लिए यह सारा उपहार भेजा है। शर्ट पैंट, सूट का कपड़ा, बेटी के लिए सूट का कपड़ा और पत्नी के नाम से यह कांजीवरम साड़ी भेजी है, देखो। पत्नी आश्चर्य में थी। पूछा, क्यों और आपने लिया ही क्यों। विलास ने आगे जोड़ा, पीयूष के लिए सोने की अंगूठी और चैन भी भेजी है, साथ में 21,000 का नेक भी मुझे थमाया। उन्होंने अपनी बेटी के साथ मेरे पीयूष का रिश्ता तय कर लिया है, हम मना नहीं कर सकते। अरे यह क्या बात हुई पापा, मना नहीं कर सकते का क्या मतलब है। अक्सर शांत रहने वाला पीयूष अब उग्र हो रहा था। विलास की पत्नी ने कहा,
यह तो अच्छी बात हुई। अवसर है इसका क्या मतलब कि हमने अपना सर ही गिरवी रख लिया। यह नहीं हो सकता। आप साफ मना कर दीजिए। तुम क्या समझती हो कि मैंने मना नहीं किया? मेरी यह सारी चीज़ें लेने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। मैंने कहा मैं पहले पीयूष से पूछ लूँ। कहता है कि तुम बाप हो, कोई दुम छल्ले नहीं, मर्द हो, घर में अपनी बात चलाओ, मिमियाते रहते हो। कहता है कि वह कुछ नहीं सुनेगा, शादी उसकी बेटी से ही करनी पड़ेगी। अगर उसकी इच्छा से शादी हुई तो वह हमें माला माल कर देगा। नहीं पापा, आप उसकी बात ना माने, मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता। पर एक बार सोच सकते हो, ऐसा भी बुरा क्या है? आज नहीं तो कल एक अच्छी लड़की से तुम्हारी शादी होनी ही है, तो सुभाष की बेटी से हुई तो क्या बुरा? पत्नी ने समझाया। ऐसे लोग सही नहीं होते। इनसे रिश्ता करना जिंदगी भर का दुख मोल लेना है। पिता का व्यवहार ऐसा है तो बेटी को कौन संभाले? शादी का रिश्ता जबरदस्ती तो नहीं हो सकता ना। रही बात नौकरी की तो आप समय से पहले रिटायरमेंट ले लेना, लेकिन पीयूष के सिर पर यह परेशानी चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। आप कल ही उनका सामान वापस कर देना। सुभाष जैसे लोग किसी की ना को अपना तौहीन ही नहीं समझते, अपनी सत्ता पर कटार की वार समझते हैं। विलास ने जैसे जैसे सामान वापस किया और अपनी मजबूरी बताकर चले आए। सुभाष का दिमाग पिघला हुआ गर्म लोहा बन चुका था। चाहे यह दिमाग अब जो कर ले, चाहे वह जो बन जाए। सुभाष की शादी के मामले को लेकर चित्रा से अब बात करने लगे कि पीयूष को फांसने के लिए वह क्या क्या कर सकती है, ताकि पीयूष चित्रा के सिवा दूसरा कोई विकल्प ना सोच पाए। चित्रा के ऊपर उसके मम्मी पापा की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा था। चित्रा चुपचाप सुनती और सहती। नंदनी सब समझ रही थी। जाने कैसे नंदनी और चित्रा के बीच एक तनाव सा बनता जा रहा था। एक दिन चित्रा झल्ला पड़ी। कहा, यह शादी नहीं हो सकती। आप लाख चाहो, मैं नहीं करूँगी यह शादी। लड़का किसी और का प्यार है। मेरी तो ज़िंदगी नरक हो जाएगी। मेरे लिए क्या एक ही लड़का रखा है? अब फ़ोन मत करना, वरना ब्लॉक कर दूंगी आप दोनों को। सुभाष ने बेटी से कहा तो कुछ नहीं, लेकिन वे आपे में रहे भी नहीं। उनका दिमाग बेहिसाब तरीके से चलता था। उन्होंने सोचा कि अभी लड़के को छोड़ दिया जाए, अजीत की बेटी के बारे में पता लगाया जाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि चित्रा को उस लड़के के बारे में इतनी छुपी हुई बात साफ पता चली। सुभाष ने पत्नी यामिनी के साथ मशवरा किया। यामिनी इतनी तेज दिमाग की तो नहीं थी, लेकिन पति की खुराफात में उसे मज़ा आता था। आपस में कुछ तय करके यामिनी ने निखिल को फ़ोन किया। कहा, बेटा अपनी बेटी के लिए हम तो एक लड़का ढूंढ चुके हैं, लेकिन नंदिनी भी अपनी बेटी ही है। लगे हाथ अभी बहुत सारे लड़कों की खबर आई है, पर बहुत पहले नंदिनी किसी लड़के को पसंद करती थी। कहीं उसके मन में अभी भी वही हो? तुमको सब मानते हैं, तुम ज़रा पता करो ना, अभी वह लड़का क्या करता है, और अभी भी दोनों एक दूसरे को जानते हैं या नहीं। चित्रा की शादी के बाद नंदनी के स्नातक पूरा करते ही अगर वह चाहे तो उसकी पसंद से शादी तय कर देंगे। निखिल ने कहा, बड़ी माँ पूछना क्या है, वह लड़का तो ग्वालियर का ही है, पीयूष नाम है उसका। पढ़ लिख कर वह प्रोफेसर बन गया है। जहाँ तक मुझे श्वेता से पता चला है, दोनों अब भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। अच्छा, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, चलो देखते हैं फिर। बात निकल आई थी, सुभाष को पता चल गई। निखिल ने खुश होकर उसी रात चित्रा को फ़ोन किया और उसकी माँ से हुई सारी बातें उसे बताई। चित्रा ने दुखी होते हुए निखिल से कहा, कुछ पता नहीं चल रहा है नंदनी का। 2 महीने पहले हमने रात को एक पार्टी रखी थी अपने दोस्तों के साथ। उसी दिन पापा ने मुझे उस लड़की की तस्वीर भेजी थी जिससे मेरी शादी उन्होंने तय करनी चाहिए थी। तस्वीर मैंने सभी को दिखाई, शायद नंदनी ने भी देखी। उस रात उसे बुखार आया और वह बुखार 5 दिन तक रहा। उसके बाद से ही जाने क्या उसके और मेरे बीच में खोस आ गया है। लगता है जैसे दिल की डोर कमज़ोर हो गई है। तुम नंदनी से बात करो प्लीज़। उसने मुझे बताया कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे पता चल गया है। क्या नंदनी उस लड़के से प्यार करती है जिसका नाम पीयूष है? हाँ पीयूष है, लेकिन क्यों? पापा ने ज़बरदस्ती मेरी जिससे शादी तय करने की बात सोच रखी है वह भी पीयूष ही है। हो सकता है वह कोई दूसरा पीयूष हो सकता था, पर है नहीं। जब से उसने मेरे मोबाइल पर उस लड़के की तस्वीर देखी है, वह उदासी में रहने लगी थी। और एक दिन मैंने सोए सोए
उसके अपने मोबाइल में एक तस्वीर को उसे देखते पाया जो पीयूष की ही तस्वीर थी। मैं तब से पूरी तरह कंफर्म हो गई। तुम नंदनी से बात करो कि मेरी तरफ से वह निश्चिंत हो जाए। मैं उससे इस मामले में खुलकर बोल नहीं सकती। उसे मेरे पापा पर भरोसा नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि पापा की ज़बरदस्ती के आगे किसी की नहीं चलेगी। सोचती तो वह ठीक ही है। बड़े पापा जैसे लोग दूसरों के लिए बोझ जैसे होते हैं। बुरा नहीं मानना चित्रा, वैसे पीयूष तो कॉलेज में प्रोफेसर हो गया है। वह चाहे तो अपना फैसला ले सकता है। चलो मैं उससे बात करता हूँ। पहले पीयूष से बात करना ही सही होगा। नंदनी से बाद में बात करूँगा। निखिल ने श्वेता के जरिए पीयूष से बात की। नंदनी समझने लगी थी कि गरीब और मजबूर को अपना हाजमा ठीक रखना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी अनचाही बातें उसे पचानी पड़ती हैं। इस घर में उसके पिता सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूर ही तो थे। उसे चित्रा पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं है। वह तो नंदनी को बहुत प्यार करती है। वह अपनी ज़िंदगी को कोसती है, पीयूष को चाहती है, लेकिन उसे बिल्कुल हक नहीं है कि वह दिल खोलकर इस बात को सबके सामने स्वीकार कर सके। और पीयूष, वह क्या कर रहा है? प्रेम की गहरी बातों को, अपने व्यक्तित्व को वह छोड़ चुका है। कोई बात, वह अपनी ज़िंदगी इस तरह बिताएगी कि पीयूष शर्मसार रहे। उसने भौतिक सुखों के लिए प्रेम जैसे विलक्षण गुण को ठुकरा दिया। और कुछ दिनों बाद अचानक पीयूष को अपनी कंपनी में आया देख चित्रा एक बेहद खूबसूरत सरप्राइज से रूबरू थी। आधे दिन की छुट्टी लेकर पीयूष के साथ वह निकल गई। दोपहर 3 बजे तक वे दोनों मुंबई के कई जगहों पर घूमते रहे। शाम 4 बजे चित्रा ने पीयूष को अपने फ्लैट में पहुंचा दिया और रात 8 बजे तक के लिए ऑफिस चली गई। नंदनी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ पढ़ाई की टेबल पर छूटे हुए नोट्स लिखने में जुटी थी। उसे एहसास हुआ कि पीछे से उसके कमरे का दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर आया है। नंदनी ने कलम चलाते हुए कहा, दीदी, आपकी कंपनी वाले आकर अब मुझे ही पीट जाएंगे। एक तो वे जल्दी छुट्टी देते नहीं, और आपने पहले से ही मेरी तबीयत खराब देखकर बहुत सारी छुट्टियां ले चुकी हैं। तभी किसी ने कहा, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है, छुट्टी क्या बड़ी बात है। नंदनी चौंकते हुए पीछे मुड़ी। पीयूष, सच में पीछे तुम ही खड़े थे? नंदनी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं था। हो सकता है कि पीयूष नंदनी से आखिरी बार मिलने आया हो। उसने अपने दिल को सख्त कर लिया। पक्का है कि वह नहीं रोएगी, ना टूटेगी। पर यह सब धरा ही रह गया। पीयूष नंदनी से लगकर खड़ा हो गया था और उसकी पीठ पर अपना एक हाथ रख दिया। नंदनी ने पीयूष की कमर पर अपना चेहरा टिका दिया और फूट फूट कर रो पड़ी। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ नंदनी, मेरी प्यारी नंदनी। तुमने मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखा। मुझे पता चला कि तुम उदास थी, चिंतित थी। चित्रा दी का दिल मैं तोड़ नहीं सकती थी। उसने अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाकर मुझे इस अजनबी शहर में सहारा दिया, मुझे अपना लगाव दिया है, तो क्यों ना चिंतित हूँ। नंदनी उदास सी कह रही थी। अरे पगली, चित्रा ने ही मुझे तुम्हारे पास पहुँचाया है। मैं तो पहले उससे ही मिलने गया था ताकि उसे अपनी और तुम्हारी सच्चाई बता सकूं, मगर उसने पहले ही मुझे तुम्हारी बात बताई और मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। नंदनी ने एक मीठी मुस्कान के साथ विश्वास भरा दिल संजोकर पीयूष की आंखों में देखा। चित्रा के वापस आने पर तीनों ने एक साथ खूबसूरत शाम बिताई और डिनर के बाद पीयूष ग्वालियर जाने के लिए रेलवे स्टेशन की ओर निकल पड़ा। अब फिर से निखिल की जिम्मेदारी निभाने की बारी आ चुकी थी। निखिल ने रोहित को वीडियो कॉल किया। रोहित ने चित्रा को जोड़ा, चित्रा ने श्वेता और नंदनी को। रोहित, निखिल और चित्रा ने यह निर्णय लिया कि पीयूष और नंदनी को मिलाने की कोशिश की जाए। जब उन्होंने खुद में बात साफ कर ली तो चित्रा ने पीयूष को भी इस कॉल में जोड़ने की सलाह दी। और फिर एक दिन यह हो गया जो सुभाष और विजय ने कभी सोच भी नहीं सकते थे। उनके बच्चों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया का दीन यानी महानता इंसान के ईमान में है, रुतबे और पैसे की औकात में नहीं। पीयूष ने ही तय किया था कि फिर कहीं कोई उलझन आ जाए, इससे पहले नंदनी को वह अपना लेना चाहेगा। नंदनी शादी के बाद आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखेगी और करियर बनाने में पीयूष उसकी पूरी मदद करता रहेगा। और फिर वह दिन आ गया जब पीयूष की शादी की पार्टी में सुभाष, विजय, यामिनी, रीना मेहमान बने, सिर्फ खाने का आनंद ही ले पाए। शादी और पार्टी की पूरी व्यवस्था का भार रोहित, निखिल और चित्रा ने ही उठा रखा था।
चाहे बिंदास चित्रा हो या जिम्मेदार श्वेता, दमदार रोहित हो या सुलझा हुआ निखिल, सभी पीयूष और नंदनी पर इस तरह प्यार बरसा रहे थे कि सुभाष और विजय ठगे से रह गए। पीयूष और नंदनी जब वर वधू के वेश में स्टेज पर थे, निखिल सभी भाई बहनों के साथ आया और उन दोनों को तोहफा देते हुए कहा, यह प्यार न कभी होगा कम। नंदनी और पीयूष ने रोहित, निखिल, चित्रा और श्वेता को गले से लगा लिया। अजीत, रेखा, पीयूष के मम्मी पापा और बहन इन लोगों की एकता पर निहाल थे। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से।